अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आपका दोस्त वक़ार ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नए एपिसोड की तैयारियों के साथ, नए एपिसोड को लेकर। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने आपसे पिछली दफ़ा वादा किया था कि एक हफ़्ते में नया एपिसोड रिलीज़ होगा, लेकिन कुछ मौसम की वजह से टेक्सास में, जैसा कि आपको पता होगा कि स्नो स्टॉर्म था और उसकी वजह से जो है कुछ ताख़ीर हो गई, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन अब मज़ीद वक़्त बग़ैर ज़ाय किए हुए मैं आपको एक बार फिर 1984 की तरफ लेके जाता हूँ। तो 1984 है जनाब, जून जुलाई का टाइम फ्रेम है। जून में आपको मैं एक बात और बताता चलूँ कि हमारी वालिदा मोहतरमा का अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनका इंतकाल हो चुका है जून 1984 में। घर में अब मौजूद हैं मैं, मेरे वालिद साहब और क्या नाम है, मेरी बड़ी बहन जो कि अब अपने घर में कराची में मुंतकिल हो चुकी हैं, और बड़ी भाभी हैं हमारी। बाकी सब हज़रात जो हैं वो अपने अपने घरों में जा चुके हैं। तो तन्हाई प्लस वालिद साहब का जो कंडीशन थी वो सब मद्देनज़र देखते हुए मैंने फ़ैसला एक बात ये करी कि अब मुझे अपने मुस्तक़बिल को कहाँ लेके जाना है। तो वालिद साहब से मशवरा करने के बाद उन्होंने भी ये मशवरा दिया कि मैं जैसा चाहूँ, बेहतर समझूँ, उस तरह करूँ। तो इससे बड़ी हिम्मत मिली और एक बड़ी अच्छी फ़ीडबैक मिली वालिद साहब की जानिब से। तो जून, जुलाई और अगस्त में जो है वो टोफ़िल का इम्तिहान दिया गया। टोफ़िल के रिज़ल्ट का इंतज़ार था, साथ साथ ट्यूशन जारी था। पीएससी पार्ट 2 के इम्तिहान की तैयारी भी हो रही थी। काफ़ी मसरूफ़ियात थी और बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा था अपनी पॉकेट मनी के लिए। होंडा 70 थी उस वक्त मेरे पास, और अगेन ये वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाई, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी जो कि उन्होंने मुझे 7वीं में जो है सोराब बाईसाइकिल दिलाई मरून रंग की। और फिर मैट्रिक करने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो उन्होंने मुझे जापान असेंबल्ड होंडा 70 दिलाई थी काले रंग की, और जिसने बड़ा मेरा साथ दिया उस ज़माने में। बहरहाल तो अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि जुलाई का टाइम फ्रेम है, टॉफिल दिया जा चुका है। रिज़ल्ट की अभी भी तैयारी की बाकी है। बाकी जो हैं तैयारी साइड में शुरू हो गई है कि स्पॉन्सरशिप किससे ली जाएगी। 3 मेरे पास बैकअप थे। एक था मेरा अपना वालिद साहब का जो कि स्पॉन्सरशिप के पेपर तैयार किए गए थे। दूसरा जर्मनी से मेरे भाई जिन्होंने एक पर्चा जो है और ये एक स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो मुझे दिया गया था। और तीसरा जो है वो बड़ी अनोखी सी स्टोरी है ये कि मेरे जो मोहल्ले में एक साहब थे जनाब सैयद कलीम साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके यहाँ वो अब्बासी शहीद में जो थे हेड थे। तो उनके जो अब्बासी शहीद का जो कैफ़ेटेरिया था उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर था जिससे उन्होंने मेरी बात करवाई, और मुझसे मैं उस बात से वो मेरी बात से एक्चुअली आमादा हो गए कि वो मुझे स्पॉन्सरशिप के पेपर देंगे। क्यों, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे तो उनका जो सालाना रेवेन्यू था पिछले 5 साल का वो बहुत अच्छा था। तो मैंने उनको नंबर 1 प्रायोरिटी दी, और मैंने ये सोच लिया कि मैं इन्हीं की स्पॉन्सरशिप लेके वीज़े के लिए अप्लाई करूँगा, जो उनको थोड़ी ज़्यादा साउंड थी और लोकल भी थी। तो अब वीज़ा टोफ़िल का स्कोर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे नंबर आए टोफ़िल में। मियामी डेड कम्युनिटी कॉलेज की I-20 भी आ गई, वो इस वजह से कि उस ज़माने में वो I-20 फ्री थी। तो मैं और एक मेरे दोस्त उमर फ़ारूक साहब जो कि मियामी डेड कम्युनिटी कॉलेज में उन्होंने भी अप्लाई किया था, उनकी भी I-20 आ चुकी थी। और मुझसे एक सेमेस्टर पहले जो साहब गए थे खालिद हुसैन साहब, उनकी भी I-20 मियामी डेड की थी। तो उस ज़माने में मियामी डेड का जो था वो एक पैटर्न था कि अब सब लोग जो है मियामी डेड जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये हुआ जनाब कि अब आ गए हम लोग दिसंबर में ऐसा हुआ कि मेरे भाई जो दोस्त जर्मनी से आए हुए थे नवंबर के अंदर, जो कि मेरी वालदा के इंतकाल पे नहीं आ सके थे, वो भी दिसंबर में मौजूद थे वहाँ पे पाकिस्तान में, और वालिद साहब तो थे ही मेरे। और मैंने फिर इरादा ये किया कि मैं दिसंबर में जो है वीज़े के लिए अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि दिसंबर से जो है मैं एग्ज़ाम से भी अपनी बीएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम से भी फ़ारिग हो जाऊँगा, और दिसंबर जो है वो क्योंकि फिर क्रिसमस की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो डिले हो जाएगा। जनवरी फरवरी क्रिसमस और न्यू ईयर कॉन्सुलेट बंद रहता है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में मैंने फ़ैसला किया कि मैं अप्लाई करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दिसंबर का पहला हफ़्ता आ चुका है। मैं जो है फ़जर की नमाज़ पढ़कर
भाई की टाई लगा कर मोटरसाइकिल पे अपनी 70 के ऊपर अप टू डेट होकर अपने कागजात लेकर, और अब मैं गामजन हूँ नॉर्थ अहमदाबाद से अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ। तो डिस्टेंस काफ़ी लंबा था। फजर की नमाज़ में बहुत सख्त दवाएँ करेंगे, या अल्लाह आज फ़ैसला कुन दिन है और अपना रहम और अपना करम मेरे सर पे कायम दायम रख। ये फजर की नमाज़ में दुआ हुई और सारे रास्ते जो है वजीफ़े पढ़े गए, दुआएँ गई। उस ज़माने में जो बताता था तो उसी से मतलब अडॉप्ट करके जो है उसको मैं जो है उसको दोहराना शुरू कर देता था। तो अब भी कॉन्सुलेट पहुंच चुके हैं। कॉन्सुलेट का गेट जो है 8 बजे सुबह खुला, 7:30 बजे मेरी आमद हो गई। वहाँ पे ऑलरेडी 50-60 लोग मौजूद थे मुझसे पहले लाइन में। तो फिर एक बार दुआ करी कि या अल्लाह, ये इतने सारे लोग पहले ही आ चुके हैं, मेरा नंबर 50-60वां नंबर होगा, तो अपना रहम फरमाना। कॉन्सुलेट के काउंटर पे पेपर जमा हो गए सारे, पासपोर्ट समेत, और अब जो है उन्होंने हमें टोकन देके कहा आप लोग अंदर जाके बैठ जाएं। तकरीबन 100 के करीब अब लोग हो गए टोटल। तो 100 के करीब लोग हो गए। 12 नंबर आ गया मेरा, मुझे अंदर बुलाया गया। 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू और टोटल इंटरव्यू में उसने मुझसे ये पूछा आप क्यों जाना चाहते हैं, मियामी डेड क्यों चुना आपने, और ये जो स्पॉन्सर हैं आपके ये कौन हैं। तो एक मनगढ़ंत स्टोरी उस वक्त मैंने बना के रखी हुई थी बैकअप प्लान के अंदर कि अगर मुझसे सवाल पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो मैंने उनको उस प्लान के मुताबिक जवाब दिया कि ये मेरे ब्रदर लॉ हैं, इनके कोई औलाद नहीं है, और मैं जो है वहाँ से आला तालीम हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान आऊँगा, और पाकिस्तान आने के बाद मैं इनका कारोबार संभालूँगा। चूँकि इनके कोई औलाद नहीं है तो ये चाहते हैं कि मैं इनका कारोबार संभालूँ। तो ये 1 मिनट की स्टोरी थी जो कि मैंने वहाँ पे पेश कर दी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं प्रिपेयर होके गया था कि अगर उसने मुझसे सवाल पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगा। काफ़ी सवाल ऐसे थे जिसमें बैकअप प्लान था कि अगर उसने ये सवाल पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, और ये सवाल पूछा तो मैं उसका ये जवाब दूंगा, जिसमें से एक ये प्लान था। तो उसने 5 मिनट के बाद फिर ये सवाल पूछने के बाद फ़ौरन मुझसे कहा कि हैव अ सीट। हैव अ सीट का मतलब ये था उस ज़माने में जो लड़कों से पता चला कि आपका अब वीज़ा प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा अगर वो अप्रूव नहीं करते तो वो उसी वक्त आपको विंडो से पासपोर्ट वापस कर देते थे कि थैंक यू वेरी मच, आपका वीज़ा डिक्लाइन हो गया है, आप दोबारा ट्राई करिएगा। तो अल्लाह ताला का एक शुक्र है, उस वक्त फ़ौरन अदा किया, उसको मैंने थैंक यू कहा, लेकिन दिल में मैंने थैंक यू अल्लाह ताला को कहा कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से कम वीज़ा लग रहा है। अब ये नहीं पता था कि 2 साल का वीज़ा लगेगा, क्योंकि कम्युनिटी कॉलेज 2 साल का था, या 5 साल का लगेगा। लेकिन उसने मुझसे पूछा था कि आपका प्लान क्या किस का है, तो मैंने उसको कहा था मैं बैचलर्स करने चाहता हूँ वहाँ पे। अब सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि आधे घंटे के बाद मेरा पासपोर्ट जो है तैयार हो गया। मेरी फिर दोबारा से कॉल आई और उन्होंने मेरे हाथ पे मेरे पासपोर्ट रखा। मैंने फ़ौरन पासपोर्ट लेके और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और मैं बाहर जाके जहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ जाके मैंने पासपोर्ट खोल के देखा, और वहाँ मेरे वो दोस्त उमर फारूक साहब पहले से मौजूद थे जो मेरे इंतज़ार में थे, क्योंकि उनको आने के लिए यहाँ पे एक कंपनी चाहिए थी, और जाहिर बात है वो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़े हुए थे, PAF मॉडल स्कूल में मेरे साथ थे। तो हम दोनों का प्लान ये था कि हम लोग साथ ही निकलेंगे इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये जब खोल के देखा तो 5 साल का वीज़ा लग चुका था। दिसंबर 1984 से लेके दिसंबर 1989 तक का वीज़ा लग चुका था, और खुशी से मैं फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये एक जो थी चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा अगर वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लान अल्लाह ताला ने कबूल किया और मेरी इस सिलसिले में मदद भी फरमाई। अब आपको मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखें। सबसे पहले तो ये एक पाकिस्तानी मेरा पासपोर्ट जो 1984 में वैलिड था, और इसके अंदर ये देखें आप, ये वीज़ा है 5 साल का जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट से लगा। 5 साल का वीज़ा उस ज़माने में 1989 तक, दिसंबर 1984। बहरहाल मैं सबसे पहले वापस आया और अपने वालिद साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ, और उनको मैंने मुतला किया कि मेरा वीज़ा लग चुका है, और अब मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में सेमेस्टर शुरू होता था, तो मैं प्लान कर रहा हूँ दिसंबर में जाने का, दिसंबर के एंड में। तो वालिद साहब और भाई भी मेरे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया कि इतनी जल्दी क्यों है। तो बताया गया खैर कि वो एक कॉन्सुलेट का एक क्राइटेरिया है कि मुझे इस अरसे में जो है वहाँ जाके ज्वाइन करना है, और ज़ाहिर बात है सेमेस्टर जिस तारीख से शुरू होना था उस वक्त ज्वाइन करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन टिकट वगैरह का 1 वे टिकट का अरेंज किया। वालिद साहब ने उसके लिए पूरी सपोर्ट की गई। पैन अमेरिकन जो है वो एयरलाइन हमने चूज़ करी। उमर फारूक साहब मेरे साथ साथ थे इस मरहले में, पूरे मरहले में। और क्या नाम है,
दिसंबर 22 1984 को मैं पाकिस्तान से निकला। और जब मैं निकला तो मेरे वालिद साहब घर में मौजूद थे, मेरी बड़ी बहन जो हैं वो मौजूद थी, और क्या नाम है, मेरी भाभी मौजूद थी उस वक्त, और तकरीबन मेरे ख्याल से और ऐसा कोई नहीं था घर के अंदर जो मौजूद था। लेकिन बहरहाल अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब आप ये इमेजिन करें कि 19 दिसंबर 1984 मैं एयरपोर्ट के लिए घर से निकल रहा हूँ। सुबह 3 बजे का वक्त हैगा, 5 बजे सुबह की 5:30 या 6 बजे सुबह की फ़्लाइट थी। 3 बजे मुझे निकलना था ताकि मैं वक्त पे एयरपोर्ट पहुँचूँ। एक घंटे की ड्राइव थी। सामान सारा पैक हो चुका था, और सामान पैक होने के साथ साथ अब एक्साइटमेंट भी थी और एक दुख, बहुत ज़बरदस्त दुख भी था कि मैं अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ एक लंबे अरसे के लिए। और एक्साइटमेंट ये थी कि भाई अमेरिका का जो ड्रीम मैंने देखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। उस वक्त रस्म व रिवाज ऐसे थे कि जाते हुए लोग सदका उतारते थे, इमाम जामिन बांधते थे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इमाम जामिन, ये मेरे बांधा गया था 1984 में। मेरी बड़ी बहन जो कि आजकल अमेरिका में मौजूद हैं, ये उन्होंने मेरे लिए बांधा था। मुझे आज तक नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा नोट है या कितने पैसे हैं, लेकिन जो भी हैं वो डेफिनेटली अब एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन एक सुवीनियर के तौर पे मैंने आज तक इसको अपने साथ रखा हुआ है, और ये एक यादगार है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने अपने आप पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था जब एयरलाइन क्रू आता था, तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ 1984 की यादगार, कि ये देखिए बैग। एयरलाइन क्रू जो लोग एयरपोर्ट जाते थे वो ये बैग से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करते होंगे कि ज़्यादातर एयरलाइन के क्रू उस किस्म के बैग लेके आते थे। तो मैंने भी जाने से पहले मोतंदाज मार्केट से जो है ये बैग लिया था। 1984 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लेदर का है और बड़ी अच्छी कंडीशन में है। अब हम जहाज़ में बैठ रहे हैं 1984 दिसंबर 1984, और वालिद साहब को एक अफसरदा हालत में छोड़कर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर एयरपोर्ट के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। और हम कैमरात यानी कि मैं और उमर फारूक साहब मेरे साथ साथ हैं अभी भी, और हम लोग अंदर चुके हैं। उमर फारूक साहब के साथ कस्टम में होते थे, उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प करी। और अब यहाँ से जो है अब हम जहाज़ का सफ़र जो है अगले एपिसोड में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा दिलचस्प एपिसोड है। पैन अमेरिकन की वो फ़्लाइट थी, और कराची से जो थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट चलती थी उस ज़माने में पैन अमेरिकन की। तो यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं, और अगले वीडियो के साथ आपके साथ अब की दफ़ा जल्दी शुरू करेंगे, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो का मकसद ये है कि जिन लोगों को पता नहीं है हालात के बारे में, उनको पता चले, और वो जब भी पता चलेगा जब शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है, अमूमन सबके साथ ऐसी होती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस स्टोरी को आप लोगों के लिए कैप्चर करूं एक वीडियो के फॉर्मेट में, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी तो बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गई है। इसके साथ ही ज़्यादा चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।